सो गाइस हम लोग हैं तैयार अपने लाइव चैट शो को लेकर, क्योंकि बस कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है। सो क्योंकि ये हमारा पहला शो है, इस तैयारियों में मुझे बार बार लाइव आना पड़ रहा है। बट इट्स ओके, आपका पहला शो, माफ़ कीजिएगा, पहला लाइव। सो क्योंकि पनिकर हाँ आता है तो बघा. वंडरफुल। सो स्क्रीन पे देखिए मुस्कुराते हुए पनिकर आंटी आ चुकी हैं। हेलो मैम। हेलो. ओके, सो मैम आप मुझे सुन पा रही हैं क्लियरली? हाँ हाँ. ओके ओके, नहीं ये कंफर्मेशन इसलिए है मैम क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ मैं इस वक्त अपने गांव में हूँ और थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंजेस फेस कर रहा था मैं लाइव आने से पहले। सो आई जस्ट ओके. वांटेड टू कंफर्म। सो मैम देखिए ये हमारा पहला लाइव शो है और ऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो इस शो को शुरू होने में यानी कि 4 बजने में पूरे 4 मिनट बाकी हैं और तय वक्त पर ही हम लोग इस शो को शुरू करेंगे बिकॉज़ हमारे जो गेस्ट्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें हमने 4 बजे का वक्त दिया हुआ है और ये अच्छी चीज़ है कि हम पहले आ जाते हैं। सो मैम ज़रा मुझे बताइए कि वहाँ बारिश का क्या माहौल है? मैंने सुना आप काफ़ी परेशान थे बीते दिनों में बारिश से। हाँ. नहीं, 2 दिन से मैं परेशान हूँ. आज तो पानी का लेवल इतना बढ़ कहाँ यहाँ कृपा से सब ठीक हो गया है. कल तो पानी बहुत जल्दी उतर गया था, आज बहुत देर के बाद पानी उतरा है. लेकिन चलते रहता है, मुंबई है, मुंबई में ये सब झेलना ही पड़ता है. हम्म. राइट, और वही हमारी स्पिरिट है, हम इन चीज़ों को झेल कर भी आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स यस हाउ यस. मुंबईकर्स आर। हाँ ओके, सो मैम थोड़ा बहुत आपको इस शो के बारे में बताना ज़रा मैं ज़रूरी समझता हूँ। जब बोलिए. सन्मान वेलफेयर संस्था ने खुद को ज़रा डिजिटलाइज़ करने की सोची, क्योंकि कोविड के दौर में वो कई लोगों को हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो हर जगह पहुँच नहीं पा रहे थे। कई लोग उनकी मदद करना चाह रहे थे और वो उन तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की सोची जहाँ पे डिजिटली भी हम एक दूसरे से जुड़ें और एक दूसरे की मदद करें और तब जॉइन हैंड्स ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया और आज हम जॉइन हैंड्स की पहली मुलाकात, जहाँ पर हम कहते हैं कि फरिश्तों के साथ मुलाकात, और हमारी पहली गेस्ट आप हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर और हमारी ऑडियंस को, धन्यवाद. हमारी टीम को भी बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपना समय दिया। सो मैं सोच ओके आंटी जी, माय व्यूअर्स कि वो हमें हेल्प करें ज़रा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो। मावशीला फोन करून सांग ना, आता फोन करू नको म्हणून. तो आंटी जी, हेलो, चेक 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 चेक। देखिए ये लाइव की ये ज़रा टेक्निकल मजबूरी होती है कि आपको बार बार अपने सिस्टम को चेक करना पड़ता है कि
आपकी आवाज, आपके विजुअल्स सही जा रहे हैं या नहीं। तो आंटी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं या नहीं? हाँ हाँ, सुन पा रही हूँ। ओके 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 ओके। सो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल 4 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं मनोज आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ जॉइन हैंड्स के इस पहले लाइव चैट शो में, जहाँ पर हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो रहते तो बिल्कुल आम तरीके से हैं, आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके काम बहुत खास खास होते हैं। सो आज के इस शो में हमारी पहली गेस्ट कोई और नहीं, श्रीमती नंदिनी पनेकर जी हैं। मैम, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मुझे बहुत फिर मैं ये कहना चाहूंगा, आपको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब आई एम श्योर, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं मैम, लेकिन एक बार एक इवेंट मैं होस्ट कर रहा था जहाँ पर आप बतौर गेस्ट आप आमंत्रित थी। वहां पर आपके काम की चर्चा हुई, आपके काम के बारे में हाँ जो कुछ एक दो शब्द मुझे पता चले। सो ऑनेस्टली मैं मौका ढूंढ रहा था कि मैं आपसे कब मिलूं था। और लकीली देखिए, जॉइन हैंड्स की ओर से ये मौका मुझे मिला। देखिए, मेरे घर में भी मेरे छोटे छोटे गेस्ट हैं जो कि, प्लीज चले जाओ आप लोग, मुझे काम करने दो। देखिए, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे नेफ्यूज हैं जो कि कमाल के एक्साइटेड है। और कई ने तो आपको देखा और आपके काम के बारे में थोड़ा बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, आप क्या क्या जादू फैलाती हैं हमारी पनेकर आंटी। आ, देखिए, मेरा काम तो ऐसा है ना कि मैं मतलब ये मेरे जो बच्चे हैं, स्ट्रीट डॉग है, जो रेस्क्यू डॉग है, उन लोग को मतलब मदद करती हूँ। बहुत सारे बच्चों को खाना खिलाती हूँ। कम से कम 70-80 कुत्ते हैं मेरे स्ट्रीट डॉग। उनके लिए मैं खाना बना के उनको खाना खिलाती हूँ, उनका स्टरलाइजेशन करती हूँ, वैक्सीनेशन करती हूँ। और उनको अगर कुछ मतलब बीमारी आई तो डॉक्टर के पास लेके जाना है या तो फिर डॉक्टर को घर पे बुलाना है। ये सब काम मैं करती हूँ। मैम, आपने कुछ 70 के आसपास स्ट्रीट डॉग्स और कैट्स बताए, राइट मैम? वो तो अभी मेरे घर पे है, लेकिन मेरे स्ट्रीट डॉग बाहर के थे। और अभी मेरे घर में मतलब जब जब से मैंने ये मेरा काम चालू किया है, तो तब से मेरे घर में जो मेरे डॉग है उसके बारे में मैं बात कर रही थी। इनके अलावा भी आप कई चीजें, कई माफ कीजिएगा, कई और एनिमल्स की जिम्मेदारियां आप निभाती हैं जो आपके घर पर नहीं है, वो भी, राइट मैम? हाँ हाँ, बराबर आपने सही कहा। वो ऐसा है कि कोई कोई लोग अपने पास ब्रीड डॉग लेकर आते हैं, लेकिन बाद में डॉग, अगर वो मैम डॉग यंग है। आपकी, राइट। हेलो। जी जी, मैं हेलो, सुन पा रहा हूँ आवाज आपको आ रही? मैम। ओके ओके। डेफिनेटली तो मैम। जी। अगर वो डॉग मतलब ओल्ड हो गया है तो उसको वापस कोई अडॉप्ट करने के लिए नहीं चाहता है। मतलब उनकी रिटायर लाइफ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो ऐसे जो डॉग है, आज की तारीख में मेरे घर में 4 डॉग ऐसे बड़े लार्ज ब्रीड में है। और बाकी जो है मतलब स्ट्रीट डॉग जो है ये ब्लाइंड है, पैरालाइज है, गाड़ी चढ़ी है आंख पे। ऐसे डॉग को रास्ते पे छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो डॉग भी मेरे घर पे है। ओके ओके, सो बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो आपने कुछ ऐसे डॉग्स को अपने घर में पनाह दे रखी है जो ठीक होने के बावजूद बाहर सरवाइव नहीं कर सकते, या मे बी वो
थोड़ा कमजोर हो जाते हैं और सिचुएशन से लड़ नहीं पाते और बराबर। उन्हें आप अपने घर में रखती हैं। और उनके अलावा बराबर। कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो कि अ, जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिली कि सो एंड सो जगह पर कोई छोटा सा पपी या कोई और जानवर मुसीबत में है, तो आप उसकी हेल्प करने के लिए आप लोग पहुंच जाते हैं। सही कहा आपने। वंडरफुल। अभी एक, हाँ, अभी ऐसा है कि अपने यहाँ लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है कि एक्सीडेंट केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आज की तारीख में मेरे घर में 9 पपी है। गाड़ी चढ़ गई है, या किसी ने पत्थर में मारा हुआ है, किसी की आंख फूटी है, उसकी आंख बाहर आई है। ऐसे हालात में वो बच्चे घर मतलब रोड पे कैसे रहेंगे? तो उनको यहाँ लाकर हम हमारी तरफ से जो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रख रहे हैं। और अगर एरिया में उसकी मम्मी है वहां, तो वापस उसकी मम्मी के पास उसको एरिया में छोड़ देते हैं। सो मैम देखिए, एक छोटा सा कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, एंड आई एम श्योर बोलिए। ज्यादातर लोगों के मन में ये बात होगी। अक्सर हम लोग देखते हैं रोड पर कई बार कभी कभी किसी की बुरी ड्राइविंग की वजह से या कभी अनजाने में हम देखते हैं कुछ पपीज गाड़ियों के नीचे आकर घायल हो जाते हैं। और हम लोग चाह के भी, या अगर मैं कहूँ कि हम कभी कभी क्लूलेस हो जाते हैं, या हम होप छोड़ देते हैं कि मैं इसकी हेल्प करूं, पता नहीं ये बच पाए नहीं बच पाए। तो क्या आपको लगता है मैम कि ऐसे वक्त में हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, या उन्हें कुछ क्विक एक्शन करें हम, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि उनकी जान बच जाए या वो ठीक हो जाए? होते हैं, ऐसे चांसेस होते हैं। अगर हर एक नागरिक ने ऐसे सोचा कि अगर रास्ते पे किसी डॉग को अगर आप देखते हैं इंजर्ड है या कुछ गाड़ी चढ़ गई है या कुछ, अगर अपनी तरफ से जितना भी बन पाए वो अगर कर सकते हैं, तो उनकी भी रक्षा हो सकती है, क्योंकि उनको भी अपने जैसे जान, उसको तो बहुत ही दुख होता है इस बात का कि हाँ, पपी मतलब अपना बच्चा घायल हो गया है, और वो बोल नहीं पाती है, किसी को बता नहीं पाती है। और ऐसे हालात में वो हर एक गाड़ी के पीछे भागते रहती है, और लोगों को लगता है हाँ कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हमेशा ऐसे नहीं होता है, कभी दैट कभी इज ऐसे वेरी होता मच है कि सैड गाड़ी मैम। जानबूझकर भी चलाई जाती है। मतलब ये काफी अनफॉर्चुनेट है मैम कि ऐसा होता है और जाने अनजाने हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो आपके हम्म। हिसाब से अगर हम ऐसा कोई इंसिडेंट देखते हैं तो हमें किसी एनजीओ को या आपको या कोई और ऐसी, हमारी जानकारी में कोई और ऐसी हेल्पलाइन हो जिससे उनकी मदद की जा सके, हमें कोशिश कर लेनी चाहिए। राइट हाँ, मैम? हेल्पलाइन तो मिलती है। समझिए कि अगर मतलब किसी का नंबर अगर आपके पास है, तो एटलीस्ट उनको कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसा जरिया हो गया है कि हर एक किसी को आप कांटेक्ट करके बता तो सकते हैं कि भाई ऐसी जगह पे ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। अभी 15 दिन पहले की बात है, दहिसर चेक नाके पे एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया था। रात को 12 बजे मेरे पास गाड़ी आई लेके, और मेरे पहचान वाला ही एक लड़का था। तो मैं उसको पूछा, ये रात के 12 बजे तुम कैसे आए? तो बोला गाड़ी चढ़ गई आंख पे, मुझे कोई सहारा नहीं था, इसके लिए मैं लेकर आया। 4 दिन के बाद वो बच्चा ठीक होके वापस उसके जगह पे उसको छोड़ा दिया गया। मतलब उसको ऐसे लगा कि 12 बज गए, आंटी के घर जाना है तो जाना ही है, आंटी भले कुछ भी बोले लेकिन मैं जाऊंगा आंटी के घर, करके वो बच्चा लेके आया था उसको। और मेरे पास रखा, 4 दिन रह के उसका थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह करके उसको बाद में हम लोगों ने वापस छोड़ दिया। वाह मैम, आप तो वाकई बहुत नोबल काम कर रही हैं। एक इंसिडेंट है मैम, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये इंसिडेंट दहीसर के आसपास का ही है। दहीसर, बोलिए। जहाँ हम नई मेट्रो का काम चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर अक्सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग वॉक या इस किसी वजह से जाया करता था। तो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर एक डॉग है जो मे भी शायद किसी डिजीज से पीड़ित है, परेशान है। लोग अ, अनदेखा भी करते हैं और इसके अलावा उसके पास जाने से कतराते हैं, या यूं कहे कि उसे भगाते रहते हैं। मैंने फेसबुक पर उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट की थी कि शायद कोई मदद मिले। एंड यू वोंट हाँ। बिलीव कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनका फ़ोन भी आया।
उस हाँ। डॉग को 36 नंबर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो मेट्रो के 36 नंबर के पिलर के पास रहा करता था। पोल पोल के पास। अनफॉर्चुनेटली जब तक उस तक जी, जी बिल्कुल। सो अनफॉर्चुनेटली जब तक उस तक मदद पहुंची तब तक वो नहीं बच सका था। तो मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस हुआ, और मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे रिएक्ट करूँ या मैं क्या करूँ? और अच्छी बात ये है कि देखिए हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ इस वक़्त मुख़ातिब हूँ, वो हैं जो पूरी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है मैम। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कि एक ख़ास ज़िम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, आपके अलावा अगर आपको हम लोगों का, यानी कि जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, आपके आस-पास जितने भी लोग हैं, वो अगर आपको सपोर्ट करें, भले छोटे-छोटे कदम से, छोटे-छोटे स्टेप से, छोटी-छोटी चीज़ें करके, तो आपका जो मिशन है वो वाक़ई काफ़ी कामयाब होगा, और हम बेहतर तरीके से उनको भी सर्व कर सही पाएँगे। कहा आपने। जी, तो मैं तो अपने दर्शकों से भी यही कहूँगा कि देखिए अगर आप किसी जानवर को देखकर उससे दूर हटते हैं, या बुरे शब्दों में कहूँ अगर आप उससे घिन करते हैं, तो दरअसल आप खुद से घिन करते हैं, क्योंकि आप उसकी मदद नहीं करना चाहते। जबकि ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी है कि आप अपने आस-पास के जानवरों और बाकी लोगों की मदद करें, और उनको इस बुरी परिस्थितियों से उभरने में मदद करें या हेल्प करें। सो वाक़ई मैम, चलिए, इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं। आपसे थोड़ा समझते हैं मैम। आप ज़रा नेटवर्क की दिक्कत थी। सो मैम, मुझे ये जानना था मैम कि आप ये जो ओके। सो मैम, मुझे ये जानना था कि आप ये जो काम कर रही हैं, जानवरों की मदद कर रही हैं, क्या आपका कोई ज्योग्राफिकल दायरा है? यानी कि जैसे कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, या आप ऑल ओवर मुंबई या कहीं भी आप उनकी हेल्प के लिए आप आ सकती हैं या पहुँच सकती हैं? नहीं नहीं, फिलहाल तो मीरा भाईंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आउटसाइड से भी फोन आते रहते हैं। ऊपर है, सायन है, वहां से भी मुझे कॉल आते हैं, लेकिन सब जगह हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम लोग वहां जाए। लेकिन आजकल ऐसे हो गया है कि बहुत सारी पहचान हो गई है, बहुत सारे लोगों की मुलाकातें हुई है। इसके लिए ऐसे लगता है कि नहीं, अपना एक ग्रुप अगर बड़ा बन सकता है तो हर एक एरिया से हर एक डॉग को ट्रीटमेंट मिल सकती है और आराम से सब हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। वंडरफुल। सो देखिए मैम, जाने अनजाने हम उसी कॉन्सेप्ट पर आए, जिसके बारे में मैंने बातें करते हुए अपना ये शो शुरू किया था, कि हमारी जो संस्था है, सन्मान वेलफेयर संस्था, जब हम लोग सोशल वर्क के काम किया करते हैं, या अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोकेशंस में, तो हमारे सामने ये चैलेंजेस आते हैं कि कहीं किसी और जगह पर जहाँ हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते, या खासकर ये कोविड के दौर में हमें ये बहुत दिक्कत हुई, और इसीलिए हमने जॉइन हैंड्स, जी, जॉइन हैंड्स बनाने की कोशिश की, और काफ़ी सारे हैंड्स जॉइन हुए हैं, और उन्हीं की बदौलत है कि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। सो मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कहीं आप फिजिकली पहुँच पाएँ। डिजिटल दौर है, आप एक दूसरे को कांटेक्ट करके या अदर मोड्स का इस्तेमाल करके आप किसी न किसी की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। सो मैम, ये बताइए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि ये सफ़र शुरू कब हुआ और कैसे हुआ? और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आपको ये इतने बड़े मिशन को शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली बचपन से तो मुझे कोई एनिमल का शौक था नहीं, लेकिन 25 साल पहले मेरे हस्बैंड ने एक जर्मन शेफर्ड का बच्चा लाया था, मतलब उनके दोस्त का था। वो लोग घर पे नहीं उसको संभाल पा रहे थे, इसके लिए उन्होंने मेरे को पूछे बगैर वो बच्चा घर में लाया। घर में लाया, उसके बाद में फिर मैंने उसको संभाला, पाल पोस के बड़ा किया, और तब मैं जान चुकी कि अपने जैसा ही सब दुख भूख, तो इसके लिए
फिर हम लोग दोस्त लाए, लेकिन उसको कुछ बीमारी हुई, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ के बाद में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अभी मतलब ऐसा है कि इनके लिए ही काम करना है, काम करना है सोच के मैंने आगे तो बढ़ लिया। लेकिन ये काम के लिए मैं, और एक मेरे गुरु है, उनका नाम बहुत मतलब जरूरी है बताना, कि डॉक्टर बाटे, डॉक्टर अजीज बाटे, उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आपका घर इतना बड़ा है तो आप इनके लिए घर में कुछ काम करना चालू कर दो। तो मैं सोचा कि ठीक है, घर में चालू करके देखते हैं। घर में मैंने ये सब लॉजिंग बोर्डिंग का पहले काम चालू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉजिंग बोर्डिंग बंद होके मेरे पास जो स्ट्रीट डॉग है वो आके, कोई कोई लोगों ने, एनिमल लवर ने मेरे पास डॉग डम किए, और फिर बाद में मेरे जो है वो मैंने डॉग एडॉप्ट किए हुए डॉग है। ऐसा करके फिर ऐसे लगा कि नहीं, अभी छोटा मोटा काम करके इन लोग की हेल्प करना ही मेरा एक मकसद बन गया जिंदगी का। वाह, यानी कि ये कहानी शुरू हुई एक छोटे से प्यारे से जर्मन शेफर्ड से, जर्मन शेफर्ड से। और आज अगर हम बात करें तो क्या अंदाजा होगा मैम, आई एम श्योर आपको अंदाजा है कि आपको तो एक्यूरेट नंबर पता होगा। अब मैं बात करूं तो कितने बच्चे हैं आपके घर में? 55-60 डॉग्स है अभी मेरे घर पे। और इसके साथ में मेरे पास 55-60? अभी कैट भी, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे घर में 23-24 कैट्स है। उसको भी किटन, मतलब छोटे से किटन लाके मैंने अपने घर में पाल पोस के बड़ा किया है, और वो बहुत ही अच्छी तरह मेरे घर पे रह रहे हैं। आजकल ऐसे यानी हो कि गया है मनोज जी, जी, कि मतलब ऐसे होता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि स्ट्रीट डॉग है, जो लोग ब्रीड्स खरीदते हैं उनको ऐसे लगता है कि स्ट्रीट डॉग को कोई मायने नहीं है, लेकिन उनको भी उनके जैसा ही सब कुछ है। इसके लिए एक्चुअली वो मेरे घर पे ब्रीड डॉग आना बंद हो गया है। लेकिन मुझे कोई किसी बात की ये नहीं है, दुख नहीं है, कि चलो ठीक है, मैं जो काम करना चाहती हूँ वो आज की तारीख में मैं कर रही हूँ। राइट। सो बेसिकली मैम आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी खास नस्ल के डॉग्स के पीछे ज्यादा भागते हैं, कि शायद वो ज्यादा, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या यूं कहें कि दिखावे पर ज्यादा जाते हैं, जबकि वो छोटा सा जानवर जो शायद हमारे घर के आसपास ही रहता है और हमें प्यार की नज़र से देखता है और प्यार की ही उम्मीद करता है, अगर हम उसे भी वही प्यार और वही अफेक्शन हम उसे दें तो वो भी बिल्कुल उससे कम आपको प्यार नहीं लौटाएगा। सो और जाहिर सी बात है कि आप वो महसूस कर रही होंगी। लेकिन मैम आपने जो नंबर्स बताए, 55 डॉग्स एंड 25 समथिंग कैट्स, सो ये तो लगभग 80 नंबर्स हो कैट्स। जाते हैं। जी, फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने ये नंबर सुना तो मुझे मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यकीन नहीं होने की वजह ये है कि यहाँ आम जिंदगी में हम लोग इतने उलझे हुए होते हैं अपनी चीजों में कि रोटी कपड़ा मकान, ईएमआई, फाइनेंस, ये वो, I mean, there are hundreds of things to, you know, handle, to bear in the, especially metros में। और इस दौर में आप 80 बच्चों को अकेले संभाल रही हैं, तो ये तो जरा मुश्किल टास्क है। हम श्योर आपको, आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। तो थोड़ा सा इस पर हम रोशनी डालेंगे कि ये कैसे आप मैनेज करती हैं, कि आप अकेले ये मैनेज करती हैं इतना कुछ, या आपके साथ और लोगों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है? सवाल किया आपने, एनिमल का काम है वो अकेले का काम है ही नहीं। और इतने सारे जानवर एक घर में रहेंगे, ये तो फिर उसकी सफाई रखना है, उनको खाना देना है, उनको कुछ बीमारी है उनकी दवाइयाँ है। तो इस वक्त मेरे पास में ऐसा है कि मेरी जो काम वाली बाई है वो 15 साल से मेरे पास काम कर रही है, उसका नाम कमला वाह, नाटेकर है। वो बहुत अच्छी औरत है, बहुत क्या ही बात मतलब है। प्यार से है, घर की सफाई भी रखती है। और साथ में एक फ्रांसिस वो करके जो है, वो मेरे मतलब ये काम में मेरी हेल्प करते हैं। और मेरा जो ट्रीटमेंट का काम है वो लता पुजारे है, मेरी फ्रेंड, वो करती है। उसने बकायदा ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो डॉक्टर के पास काम भी कर चुकी है, और अभी वो पर्सनल काम, मतलब मेरे यहाँ जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, किसी को कुछ करना है, वो सब करती है। तो मैं सो ये कहूंगी कि अल्टीमेटली इट्स अ हमारी टीम टीम बहुत वर्क। छोटी है, लेकिन
हाँ, टीम वर्क तो है ही। अगर टीम वर्क नहीं है तो क्योंकि क्या है, इंसान बता सकता है या फ्रिज में से ले सकता है कुछ भी खाना है या कुछ लेना है, कुछ है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। और आज की तारीख में मेरे घर में जो बूढ़े डॉग है उनको बिठा के उनको सूप पिलाना है, पानी पिलाना है, उनको यहाँ से वहां करना है, उनकी पोजीशन चेंज करना है, ब्लाइंड डॉग घूमते उनको देखना है, तो ये सब बहुत ही मुश्किल काम है। एक्चुअली मेरा एक सपना था कि एक ओल्ड एज होम डालना है इन लोग के लिए, लेकिन नहीं हुआ वो। लेकिन मेरे मेरे घर पे मैंने ये सब काम अपना अपना चालू किया है और मैं वो कर रही हूँ। मैं मतलब मेरी ड्रीम पूरी कर रही है। मुझे वंडरफुल। मतलब और जहाँ तक, गर्व है मेरी ड्रीम के ऊपर। हाँ। वाह, बिल्कुल मैम, होना भी चाहिए। और हमें गर्व है आप पे, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है आपके घर नंदनवन के चर्चे बहुत है हमारे हम लोगों के बीच। जब से मैंने आपका जिक्र सुना है कि नंदनवन में बहुत सारे बच्चे पूरी हंसी हंसी खुशी के साथ रहते हैं। सो मैम, जाहिर सी बात है ये टीम वर्क है और टीम को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन क्योंकि आप इस पूरे मिशन को लीड कर रही हैं तो अ, मेरे लिए या हम सब के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आप किसी रोल मॉडल से कम नहीं हैं। लेकिन आपके बारे में ज़रा मैं जानना चाहूँगा मैम कि आप किसे अपना रोल मॉडल मानती हैं? रोल मॉडल मैं किसी को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम अपनी तरफ से ही शुरू किया। क्योंकि बचपन से मेरी आदत ऐसी रही है कि मैं जो काम करना चाहती हूँ करती हूँ, अगर जहाँ नहीं देखना है वो उस तरफ मैं देखूंगी भी नहीं मुड़ के। और मुझे ऐसे लगा, क्योंकि अंदर एक मेरी नर्स बैठी हुई है, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो करना जरूरी है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, मुझे वो लोग भी मिल गए कि मेरे साथ में हंसी खुशी वो काम करने के लिए तैयार भी हो गए। तो मैं ये वाह, सोचती हूँ कि नहीं, जो काम मैं कर रही थी, कर रही हूँ और करते रहूंगी। वाह मैम। सो ये सिर्फ देखिए, इतना हम है जिसे कि अपना मैं रोल आज मॉडल तक मानते कभी हैं। मतलब पिक्चर में नहीं आई हूँ। नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं थर्टी मैम, टू आप ईयर्स वो ये हैं काम जो, करती आई हूँ। मैं अकेली ने भी काम किया है, लेकिन तब जवान थी। मैम आपसे ज़्यादा जवान मुझे यहाँ पर कोई नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आप नहीं मतलब और इतनी जैसा कि भागा आपने दौड़ी बताया, अभी नहीं कर पाती हूँ। नहीं नहीं मैम, आपने अपने हिस्से की भागा दौड़ी कर ली है। और अगर आप बैठे बैठे ख्यालों में भी भागा दौड़ी करती हैं, उनके लिए फिक्रमंद रहती हैं, तो ये भी किसी मेहनत या किसी एनर्जी लगाने वाली चीज़ से कम नहीं है, जहाँ पर आप इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी सेवा करती हैं। सो वाकई मैम, ये कुछ और, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग 32 ईयर्स आपने इस चीज़ में अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी के 32 साल दिए हैं। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अ, मैं स्पीचलेस हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत गहरी भावनाएं चाहिए इस चीज़ के लिए, बहुत बड़ा सेवा भाव चाहिए, और वो आप में है, तभी आपने ये चीज़ें आप कर रही हैं। सो मैम, आम दिनों की बात तो ठीक थी, ज़रा लॉकडाउन के बारे में बताइए मैम, क्योंकि ये 4-5 महीने आम लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाले थे, जहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत परेशान होना पड़ा। इस वक्त में जहाँ पर सारी दुकानें बंद थी, आपका लोगों का आना जाना ज़रा मुश्किल था। सो क्या उस वक्त में भी आपको ये चीज़ें आई कि कोई डॉग है जो बीमार है, कोई डॉग है जो ओल्ड है, या कहीं किसी को आपकी मदद चाहिए? और अगर ऐसी चीज़ें आई तो आपने उनकी कैसे मदद की इस लॉकडाउन में? और इनके अलावा ये भी बताइएगा कि आपके इन 70 बच्चों का, 80 बच्चों का आपने कैसे ख्याल रखा इस लॉकडाउन में? अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि मैं लॉकडाउन की बात तो बहुत अच्छी तरह सबको बताना चाहूंगी कि हर एक बिल्डिंग में भले भले ही फीडर है, लेकिन उन लोग को भी बहुत सारी दिक्कतें आई है कि नीचे जाके फीडिंग करना है, किसी को दवाई पिलाना है, वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे मौके पे मुझे जब कॉल आता था, तो मेरे जो फ्रांसिस लोबो जो मेरे फ्रेंड है, आज मेरे बेटे के समान है वो, लेकिन वो जो मेरे फ्रेंड है, वो जाके स्कूटी पे, और उनके साथ में हमारी लता लता और ये दोनों मिलके जाकर डॉग को लेकर आते थे स्कूटी पे उठा के। ये बहुत मुश्किल काम था कि उन लोग को उठा के वहां तक, वहाँ मतलब कौन से एरिया में जाके लेकर आना है, यहाँ रखना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। हम लोग तीन साथ में होकर भी हम लोग को बात करने का भी टाइम नहीं रहता था। लोगों को लॉकडाउन में मतलब कैसे टाइम निकाले ऐसे था, और हमको दिन पूरा नहीं पड़ता था। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने की है, फेसबुक पे भी डाले थे। मैगॉट वुंड वाले आते थे, किसी का सर फूटा है, ऐसे डॉग भी आए हैं।
सबकी ट्रीटमेंट हम लोग ने अच्छी तरह की, बहुत सारे डॉग को रिलीज भी किया है अपने अपने एरिया में। लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है कि आज तक मैंने बहुत सारे जन को बताया कि अगर किसी को हो सकता है तो एक एम्बुलेंस की, क्योंकि हमारे मीरा भाईंदर में एम्बुलेंस नहीं है, एक भी एम्बुलेंस नहीं है। जो है एबीसी सेंटर के लिए एम्बुलेंस है, और प्राइवेट एम्बुलेंस किसी के पास में भी नहीं। अगर एम्बुलेंस चाहिए तो वो एम्बुलेंस के लिए मलाड या गोरेगांव से एम्बुलेंस मंगानी पड़ती है, या तो थाना से मंगानी पड़ती है, या तो परेल हॉस्पिटल से मंगानी पड़ती है। ये हाल रहा है। तो इस टाइम पे ये लोगों ने स्कूटी पे बच्चे लोग को लाके बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे लिए। तो ये मतलब ये फरिश्ते हो गए हैं ये दोनों मेरे बच्चे, एक लता और एक फ्रांसिस। तो यानी कि अगर मैम मतलब मैं ये इस जरिए मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी, अगर किसी को अगर लगता है जेन्युइन काम हो रहा है, तो अगर हो सके तो एम्बुलेंस की जरूरत यहाँ है। मतलब इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है। राइट मैम, मैं थोड़ा सा और इस पे क्लैरिटी दिलाना चाहूँगा अपने ऑडियंस को। जैसे हम एक नॉर्मल, हम जैसे लोगों के लिए, इंसानों के लिए जो एम्बुलेंसेज हैं वो हमने देखी हुई हैं। इनके लिए जो एम्बुलेंसेज होती हैं, थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, जैसे कि हमें कोई वैन या कोई कैब या कुछ ऐसी गाड़ियां जो शायद आप हमें बता सके, बिकॉज आप उस चीज को बेहतर जानती हैं कि उनके लिए कौन सी गाड़ियां सूटेबल होंगी, इनके लिए तो सो वो दैट वैन हमारी हो या ऑडियंस अगर। इको गाड़ी रहती है वो। हाँ हाँ, क्योंकि वैन में ऐसे बीच में जगह रहती, 2 सीट के बीच में जगह रहेगी, उसको डॉग को सुला सकते हैं। मतलब डॉग कुछ बिल्कुल। एक्सीडेंट केस आएगी तो उसको सुला के ही लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे हालात में जो बीच में गैप रहेगा, ऐसे गाड़ी में इको आती है या तो फिर वैन आती, मारुति वैन। लेकिन मारुति वैन अभी पता नहीं मार्केट में आती भी है या नहीं, मालूम नहीं है मुझे। लेकिन एक इको आती है, और अभी तो जाइलो भी चलती है, शायद जाइलो या स्कॉर्पियो भी। जी। तो मतलब उसका बीच का सीट थोड़ा सा ये करके, या तो पीछे का सीट फोल्ड करके उसमें भी ला सकते हैं बच्चों को इसी हालात में। राइट, यानी कि मैं अपनी ऑडियंस से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, इस वक्त जैसा कि पनिकर आंटी ने बताया कि पूरे मीरा भाईंदर में एक भी एम्बुलेंस चिंता का विषय है, और शायद हम लोगों के लिए, हम लोगों ने कभी इस पर गौर नहीं किया, ये थोड़ा दुखद भी है। बट आई एम श्योर मैम, आई प्रॉमिस कि ये बात मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा अपने दोस्तों तक, और उन लोगों तक जो आपकी मदद करना चाहें और इस माध्यम से आपकी मदद कर सकें। सो मैम, कोई कोई यादगार किस्सा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जब आपने किसी बेजुबान की मदद की, ज़रा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो। जब मैंने लॉजिंग बोर्डिंग चालू किया था 8 साल पहले, तो तभी मेरे पास, जी। मुझे ऐसे डर लगता था कि लोगों के डॉग मेरे घर पे आते हैं, बहुत लाड़ प्यार से पले बड़े बच्चे मेरे घर में आते हैं, उनको कैसे रखना है, क्या रहे, थोड़ी सी टेंशन होती थी। एक बार ऐसे हादसा राइट। हो गया था, एक लैब मेरे पास आई फीमेल, और उसको मतलब उसकी ओनर जी थी वो दुबई गई थी, और उसकी जो बेटी थी बैंगलोर में कुछ पढ़ाई के लिए चली गई थी। तो 3 महीने की कमिटमेंट में वो मेरे पास आई थी। ऐसे हालात में वो बच्ची बहुत, मतलब एक तो बहुत ओल्ड भी थी और मोटी भी थी। उसकी वजह से उसको एक दिन अचानक से हाई फीवर आया। हाई फीवर आया, उसका नर्स होने के नाते उसका मुझे ब्रेथलेसनेस मालूम पड़ा और उसका टेम्परेचर मालूम पड़ा। इसके लिए फिर मैंने तुरंत, मेरे बाजू में स्त्री वाला है, उसको बुला के, उसको उठा के गाड़ी में डाल के उसको डॉक्टर के पास लेके गई। तब डॉक्टर रोही, राजेश रोही की मुलाकात मेरी हो गई, वो उनका कस्टमर था। तो वहां जाने के बाद में डॉक्टर को मैंने बताया, तो डॉक्टर ने बोला आज आपने उसको लाया, बहुत ही अच्छी बात की, नहीं तो ये आज रात को बच्ची नहीं बच पाती। तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब एक ये था, एग्जाम्पल था ऐसे, या तो फिर मेरी परीक्षा थी ऐसे बोलिए। उसके बाद में डॉक्टर रोज घर पे आके उसको सलाइन लगाते थे, उसका ब्लड टेस्ट हो गया, उसका थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम हो गया। ये सब बात वो दुबई में बैठी वो मैडम देख रही थी। उसको मतलब ऐसे लगता था कि मैंने जो घर चुना है वो बहुत अच्छा घर चुना है, बहुत अच्छी आंटी के घर में मैंने उसको छोड़ा है। वो बच्ची 3 महीना से 9 महीना मेरे पास रही। बाद में वो बैंगलोर गई, बैंगलोर जाके फिर बाद में वो
तब जाके डॉक्टर रोही को पता चला कि ये घर में अगर डॉग जाता है तो सही सलामत उसकी सही ट्रीटमेंट हो सकती है, और मतलब बराबर टाइम पे उसको डॉक्टर के पास लेकर आ सकते हैं या डॉक्टर को बुला सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब ये था, बहुत बड़ा इंसिडेंस था कि वो बच्चे उस टाइम मेरे हाथ से बच गए। वाह, किसी की जान बचाने जैसी खुशी शायद इस दुनिया में ना हो, सच में। बिकॉज ये अपने आप में एक बड़ी बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब हमें खुद एक अलग तरीके का संतोष अनुभव होता है। सो मैम, वाकई ये तो बहुत मुश्किल भी रहा आपके लिए, और एट द सेम टाइम बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हैं हम अगर ऐसी कुछ बातें हमारे थ्रू हो जाएं तो। मैम देखिए, आप तो क्योंकि पूरे तन मन धन से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनकी मदद कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन मैं एज अ ले मैन, एक आम इंसान होने के नाते, मैं या मेरे आसपास मेरे दोस्त या हम सब या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, वो ऐसा क्या करें कि वो इन बेजुबानों की मदद कर सके। बिकॉज वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार मैं जब उन्हें उनके करीब जाता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं कि घूमते फिरते हम अपने हाथ में एक बिस्किट का पैकेट हम लेकर कुछ खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं उनके साथ, थोड़ा सा कुछ पल शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे वो, हम उन्हें 2 मिनट के लिए ही सही थोड़ा सा खुश कर पाए। ये बहुत ही मामूली बात मैं कहना चाहूँगा, ये कोई बहुत 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 बड़ी चीज़ हम नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आपका अनुभव है, तो आप ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को या मुझे, जो हम अपने घर पर रहकर, अपनी कॉलोनी में, अपनी बिल्डिंग में, या राह चलते भी कुछ कुछ छोटी चीज, कोई ऐसा छोटा स्टेप हम लें जिससे हम उनकी मदद कर पाएं और डिफरेंस जरा बड़ा हो, यानी उसका रिजल्ट आए, और आप जो मिशन जो चला रही हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो पाए, तो ऐसा क्या करें हम मैम? अच्छा, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि ये सवाल जो आपने किया ये बहुत साल मेरे दिमाग में है, क्योंकि जब बिल्डिंग का काम चालू हो जाता है तब वहां उनके लेबर लोग कुत्ता लेकर आते हैं, बराबर। जी। बाद में बिल्डिंग बन जाती है, लेबर लोग निकल जाते हैं, कुत्ता वहां ही सेटल हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर सोसाइटी में लोग रहने आते हैं, वो बिल्डिंग में लोग रहने आते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो वहां का रखवालदार है। क्योंकि वॉचमैन एक बार सो सकता है, लेकिन नया लोग सोसाइटी में कोई भी डॉग पसंद नहीं, तुरंत शुरू कर देता है। तो एजुकेटेड लोग होने की वजह से ऐसा होना जरूरी है कि पूरी सोसाइटी में जैसे मेंटेनेंस निकलता है वैसे मेंटेनेंस निकाल के उन लोग का स्टरलाइजेशन अगर करते हैं तो उनकी आबादी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उनको वैक्सीनेशन किया तो भी बच्चे लोग, और बच्चे लोगों को पहले मतलब बिल्डिंग के बच्चे नीचे खेलने आते हैं तभी उनको बताना बहुत जरूरी है कि ये आपका दोस्त है, ये आपका दुश्मन नहीं है। उसको पत्थर मारते हैं राइट। बच्चे लोग, या तो फिर उनकी पूंछ खींचते हैं, उनके कान खींचते हैं, तो उनका तो निशाना फिर बच्चे लोग हो जाते हैं। लेकिन कभी अगर आप देखोगे कि अगर बच्चा, छोटा बच्चा अगर उनके साथ खेलने जाता है तो वो बहुत अच्छी तरह उनके साथ खेलता है। ये है कि हर एक घर में वेस्टेज बनता है, मतलब अभी ओला कचरा और सूखा कचरे की बात अगर आई है, जी। तो मैं ये कहूंगी कि हर एक घर का वेस्टेज जो निकलता है वो अलग करके, अलग कचरा निकाल के अगर नीचे फेंकेंगे तो वो उनका पेट भर सकता है उसमें। अगर कचरे में, वो क्या करते हैं, कचरे में ढूंढने जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कचरे का डब्बा गिरा, वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु को जीने का हक है, पृथ्वी पे आया हुआ हर एक जीव। कोई कोई सोसाइटी में इतना अच्छा बर्ताव रहता है उन लोग के लिए, लेकिन अगर उनके यहाँ बढ़ना नहीं है बच्चे या एक दो कुत्ते हैं तो उनका तुम लोग ख्याल रखो ना, सिक्योरिटी बन जाएंगे। ओके, सो मैम, आपकी बात को मैं अपने दर्शकों तक दोबारा पहुंचाना चाहूँगा। सो इस चीज़ को हमें ज़रा सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास जो डॉग्स हैं वो दरअसल हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे दोस्त हैं। अगर हम उन्हें
उतने ही इनोसेंस के साथ रिएक्ट करें, उनकी उतने ही इनोसेंस के साथ उनके साथ बिहेव करें जैसे वो आपसे प्यार करने लगते हैं, आपके पीछे पीछे आने लगते हैं। और जैसा आंटी ने बताया कि एक छोटा मासूम बच्चा जब किसी डॉग के पास, जानवर के पास जाता है, तो वो जानवर भी उस की मासूमियत को समझ उसके बर्ताव करता है। कि आप और हम जब के सामने करें और देखिए लगता बहुत आई ओपनर बातें उन्होंने कही यहाँ पर। अगर गौर करें तो ये बातें काफ़ी सीरियस हैं। ये इतनी मामूली नहीं है जो हम जितनी मामूली भावनाओं के साथ हम उनकी तरफ देखते हैं कि इट्स जस्ट अ डॉग। सो ये वैसा नहीं है, वो वाकई हमारे दोस्त हैं अगर हम उनसे दोस्ती करते हैं तो, और हमारी दोस्ती में ईमानदारी होती है तो। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन्होंने बताया कि अगर आपकी सोसाइटी में डॉग्स हो और उनके नंबर्स आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो स्टेरिलाइजेशन जैसी कई फैसिलिटीज़ हैं जो आप करा सकते हैं। और अपनी बिल्डिंग में रहने वाले डॉग्स को बाकायदा उनसे दोस्ती करके आपको बिना सैलरी का एक बहुत ही ईमानदार और हमेशा तैनात रहने वाला सुरक्षा रक्षक मिलता है, जो बिल्कुल आपके लिए है, आपके साथ है। सो कुछ सेकंड्स में मैं कोशिश करता हूँ दोबारा पनीकर आंटी से कनेक्ट करने की। और सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नेटवर्क इश्यूज या कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ के दौरान। वेल सो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे दोबारा कनेक्ट करने की, इफ शी कैन। वो ये बहुत ही सोच में डाल देने वाली, वाओ फाइनली। सो हेलो मैम। सो मैं आप ही की बात दोहरा रहा था मैम कि ये कैसे हमें अपने आसपास रहने वाले बच्चों से, अब तो मैं भी बच्चे ही कहूँगा, जैसा कि आप कहती हैं, और आप कहती ही नहीं बल्कि उन्हें बच्चों जैसे ट्रीट भी करती हैं। और मैं भी कम से कम मैं तो ये गारंटी देता हूँ कि मैं अपने आसपास रहने वाले बच्चों से बिल्कुल बच्चों की तरह ही व्यवहार करूँगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती वक्त दिया। और इस कीमती वक्त से ज़्यादा बड़ा थैंक यू मैं आपको देना चाहूँगा उस सारे कामों के लिए जो आपने पिछले 32 सालों से किए हैं और आज भी कर रही हैं, और मैं श्योर हूँ कि आप आगे भी करती रहेंगी और आपके साथ साथ हम सब करते रहेंगे। सो मैम चलते चलते कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को, हमें आपकी ओर से? बस मैं यही कहूंगी कि जियो और जीने दो। वाह। सो 4 शब्दों में आपने जिंदगी का पूरा फलसफा समझा दिया। जियो और जीने दो, बहुत आसान है। कुछ बातें इन्होंने अपनी क्वेश्चन आंसर्स के दौरान भी कही कि अगर आप उसे खिला नहीं सकते तो आपको उसे मारने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। और डॉग्स अगर आपके पीछे पीछे आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके दुश्मन ही, किसी ने उनके किसी अपने कुछ किसी वक्त इससे वो सदमे में है। बेहतर है कि हम उन्हें वो दें जिसकी जरूरत है, प्यार दे, सुविधाएं दे जहाँ तक हो सके, और उनका साथ दें, क्योंकि ज़िंदगी उनकी भी है। और जिस तरीके से हमारी है, हमारी ज़िंदगी की बड़ी वैल्यू हम करते हैं, बहुत कुछ मानते हैं, उसके साथ साथ बिल्कुल वैसे ही उनकी भी ज़िंदगी अनमोल है। और सबसे बड़ी चीज़, और बिल्कुल जितना आपका है आपके बराबर ही उनका भी। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आई और आपने इतनी बड़ी चीज़ें इतने छोटे छोटे और एकदम आसानी से आपने कह दी, जो शायद हम
डिस्कशंस में भी नहीं ला पाते, या शायद हमने कभी इतना सीरियसली डिस्कस भी ना किया हो। सो वाकई ये काफ़ी दिल को छू लेने वाली बातें थी। और मैं फिर से एक बार वादा करता हूँ कि मैंने आपसे जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, वो मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा, और अपने दोस्तों से भी, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनसे भी ये कहूँगा कि जियो और जीने दो, जैसा कि इन्होंने कहा। जीने दो। सो जॉइन हैंड्स की ओर से मैं श्रीमती नंदिनी पनिकर जी को बहुत बहुत और शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, जो आपने अपना समय दिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। और इस समय से ज़्यादा आप और भी समय दीजिए उन बातों पर अमल करने के लिए जो आपने यहाँ सुनी। और वो बातें बताने वाली आपको कोई आम इंसान नहीं, खुद श्रीमती नंदिनी पनिकर हैं, जिन्होंने इस चीज़ को, इस बात को, इन उपदेशों को जिया है, न सिर्फ कहा है या बातें की हैं उनको, बल्कि वाकई किया। और जैसा कि उन्होंने बताया, वो 32 साल तक आउट ऑफ पिक्चर थी, तो पर्दे पर आने वाली बात ज़रूरी नहीं। यहाँ ज़रूरी है कि उस पूरे शो को, उस पूरी चीज़ को उन्होंने अपने हाथों से सजाया संवारा। सो एक बार फिर से सम्मान वेलफेयर संस्था की ओर से और जॉइन हैंड्स ग्रुप की ओर से, जॉइन हैंड्स ग्रुप की ओर से मैं मनोज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जियो और जीने दो, हंसते मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द हम लौटेंगे एक बार फिर किसी टाउन हीरो के साथ, जो आपके पास हैं, आपके आस सकते हैं। बस वो का मास्क नहीं पहनते, वो साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, और इस दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। सो मिलेंगे जल्द ही एक और हस्ती के साथ। आप सबका शुक्रिया, और मिसेस पनिकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे धन्यवाद। सेफ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लेकर आएंगे जल्दी ही किसी और आम इंसान के खास किस्से। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।